हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रक्स ऑफ लॉ एकेडमी। और आज मैं आप लोग के लिए हिंदू लॉ का नेक्स्ट टॉपिक जो फर्दर हमें पढ़ना है इसी सीरीज़ में वो लेके आई हूँ। अब हम हिंदू लॉ पढ़ रहे हैं तो हम नेचर के बारे में जान चुके हैं, सोर्सेस के बारे में जान चुके हैं, ठीक है, और हम स्कूल्स के बारे में जान चुके हैं। तो अब हमें जो जानना है वो क्या जानना है कि हिंदू लॉ बना है ना, तो हिंदू लॉ किसके लिए बना है, ठीक है, उस हिंदू में कौन कौन लोग आते हैं। तो हिंदू में पहली बात क्या आते हैं, वीरशैवा। वीरशैवा साउथ के जो शिव जी की पूजा और लिंगयत भी वही है, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज को जो लोग मानते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, हिंदू कहलाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो जैन होगा वो भी हिंदू लॉ में है, बुद्धिस्ट है वो भी हिंदू लॉ के अंदर है और सिख भी हिंदू लॉ के अंदर है। अब यहाँ पर उसके बाद लिखा है कि अदर। अदर कौन है, जो बॉर्न एज अ हिंदू है, जो ब्रॉट अप एज अ हिंदू है और जो कन्वर्टेड एज अ हिंदू है, ठीक है। अब आगे इसी में क्या है कि मेंबर ऑफ एसटी जिनका नाम आर्टिकल 366 के 25 क्लॉज में दिया है, मेंशन करेगी गवर्नमेंट, वो लोग भी हिंदू में आते हैं, ठीक है। मेनली ये ट्राइबल एरियाज़ के लोग होते हैं उनकी बात हो रही है। अब यहाँ पर लास्टली हम पढ़ेंगे हिंदू कौन नहीं होता। तो जो मुस्लिम होते हैं वो हिंदू नहीं होते, जो क्रिश्चियन होते हैं वो हिंदू नहीं होते, जो पारसी होते हैं और जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, वो हिंदू नहीं होते। अब यहाँ पर क्या हुआ था, मेनका गांधी और इंदिरा गांधी की बात हो रही है। मेनका गांधी और इंदिरा गांधी की जो यहाँ बात हो रही है, मेनका गांधी वर्सेस इंदिरा गांधी 1984 का ये जो केस है, इसमें कहा गया था कि केस में मेनली ये बात हुई थी कि जो मेनका गांधी थी उनकी शादी आप सबको पता है संजय गांधी से हुई थी, किसके अंदर, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर हुई थी, ठीक है। और संजय गांधी जी जो थे वो पारसी थे, है ना, और जो मेनका गांधी थी वो क्या थी, हिंदू। तो जब संजय गांधी की डेथ हुई तो ये क्या हुआ, एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो प्रॉपर्टी सक्सेशन में जाएगी वो कैसे जाएगी, इंडियन सक्सेशन एक्ट के थ्रू जाएगी या फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू जाएगी। तो यहाँ पर कहा गया कि संजय गांधी जो हैं उनके एक पेरेंट क्या हैं, हिंदू, क्या है, हिंदू, और जो उनको हिंदू की तरह ही क्या किया गया था, ब्रॉट अप किया गया था। क्या किया गया था, ब्रॉट अप। तो इसीलिए क्या है, जब ब्रॉट अप एज अ हिंदू हुए थे वो, है ना, तो भले ही स्पेशल मैरिज एक्ट कुछ भी हुआ हो, उसके अंदर शादी हुई, लेकिन बच्चा ब्रॉट अप एज अ हिंदू हुआ है तो वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू ही प्रॉपर्टी क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी। ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। ये थोड़ा मेन केस था इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी होगी जो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैंने लिखा है सेक्शन 2 और सेक्शन 3। ये बात ये कह रहा है कि हिंदू ना एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट के नाम से सेक्शन 2 में डिफाइन है कि हिंदू कौन, मतलब बताया गया है कि हिंदू कौन कौन होता है। तो सेक्शन 2 जो है वो किसका है, वो हिंदू मैरिज एक्ट का है, ठीक है, सक्सेशन का है, मेंटेनेंस का है। लेकिन गार्जियनशिप में क्या किया है, गार्जियनशिप में दे दिया गया है सेक्शन 3, क्योंकि सेक्शन नंबर 2 ना गार्ड्स एंड वार्ड्स एक्ट को बताता है कि गार्ड्स एंड वार्ड्स एक्ट का ये सप्लीमेंट एक्ट है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलती हूँ, वो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है हिंदू मैरिज एक्ट करेंगे हम, ठीक है। मैं आपको अभी सेक्रेमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो आगे के प्रोविज़न में लागू होता है, आगे के प्रोविज़न से चालू होता है, इसीलिए वो टॉपिक भी हम वहीं करेंगे। तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, वो क्या है, आपको पहली बात याद रखनी है, 25th एक्ट है, ठीक है। 18 मई 1955 का 4th है। उसके बाद
प्रिएम्बल क्या है इसका, प्रिएम्बल ध्यान रखिएगा अमेंड एंड कोडिफाई है, ठीक है। प्लस यहाँ पर ना एक चीज़ लिखी हुई है वहाँ पर लाइन कि कौन से ईयर ऑफ रिपब्लिक में ये हुआ, तो 6th ईयर ऑफ रिपब्लिक आप सब जानते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो करना है वो करना है चैप्टर नंबर वाइज, तो चैप्टर का भी नाम आपको याद रहना चाहिए। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो प्रिलिमिनरी है, क्या है, प्रिलिमिनरी। तो जब हम पढ़ते हैं, बेयर एक्ट आप खोल के पढ़िएगा कि जो चैप्टर 1 नंबर 1 में मेन बात कही गई है कि ये जो अप्लाई होता है ये होल ऑफ इंडिया पे भी होता है, और हिंदू जिनका डोमिसाइल, क्या मतलब जिनका निवास प्रमाण पत्र कहाँ का है, इंडिया का है ना, उन पे भी अप्लाई होता है और आउटसाइड वालों पे भी अप्लाई होता है। हिंदूज डोमिसाइल्ड इन इंडिया एंड आउटसाइड, मतलब वो भले ही बाहर रह रहे हैं या फिर जो इंडिया में रह रहे हैं, उन दोनों पे अप्लाई होगा। पर डोमिसाइल क्या होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र जो होता है वो इंडिया का होना चाहिए। तो ये बात इस केस में कही है, किसमें, सौंदर गोपाल वर्सेस सौंदर रजनी वाले केस में, 2013 का केस है, ये ध्यान रखिएगा। डोमिसाइल इंडिया का है तो आप पे हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा, भले ही आप इंडिया में रह रहे हैं चाहे आप इंडिया के बाहर रह रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट मैंने आपको कहाँ पढ़ा दिया था, ऊपर। ये वाला जो पॉइंट है, यही पॉइंट मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था, अब मैं दिखा देती हूँ एक बार जल्दी से फिर से आप लोग को, यही पढ़ाया है, ठीक है। दोबारा एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। रुक के वीडियो पॉज करिएगा और वहीं पॉज करके वीडियो आप क्या करेंगे, वहीं पर एक बार समझ लेंगे। उसके बाद मैं आपके लिए अगले बात पे चलती हूँ। अब जो है नेक्स्ट है वो क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, डेफिनेशन क्लॉज। तो डेफिनेशन क्लॉज में अब कस्टम यूसेज की मैं नहीं बताऊंगी, क्यों, क्योंकि कस्टम का मैंने वहीं पर आपको समझा दिया था। फिर से आप प्रीवियस हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके देखिएगा और प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था। सेकेंडली क्या है, क्लॉज बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। तो जो सिटी सिविल कोर्ट होता है, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट होता है, और एनी अदर सिविल कोर्ट क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर आ रहा है, वीडियो जो आई है अब यहाँ पर, सॉरी नेक्स्ट पेज जो अब यहाँ पर आया है वो क्या कह रहा है, बता रहा है फुल ब्लड। फुल ब्लड मतलब क्या होता है, कॉमन एंसेस्टर बाय सेम वाइफ, ठीक है, सेम वाइफ है ना। और हाफ ब्लड में क्या है, डिफरेंट वाइफ हो जाती है, और यूट्रिन ब्लड में डिफरेंट हस्बैंड। फुल ब्लड मानिए कॉमन वाइफ है, सेम वाइफ है सॉरी, और जो हाफ ब्लड होगा उसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएंगे, और यूट्रिन ब्लड में क्या होगा, सीधे डिफरेंट हस्बैंड हो जाएंगे। कॉमन एंसेस्टर मतलब क्या समझते हो, जो एंसेस्टर तो समझ रहे हो ना, ऊपर से नीचे तक की जो पीढ़ी आती है वो एंसेस्टर्स ही तो होते हैं। उसके बाद आपको प्रिस्क्राइब्ड का जनरल जो भी रूल्स प्रिस्क्राइब्ड है, जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं कोड में। उसके बाद सपिंदा रिलेशनशिप क्या होता है, सपिंदा रिलेशनशिप जानना बहुत ज़रूरी है। सपिंदा रिलेशनशिप में क्या होता है कि मदर की साइड से 3rd डिग्री मदर को इंक्लूड करते हुए, और फादर की साइड से क्या है, 5th डिग्री है फादर को इंक्लूड करते हुए, ठीक है। दोनों को अपवर्ड्स, मदर, मदर की मदर, मदर की मदर की मदर, ठीक है, ऐसे। तो देखिए 2 पर्सन एक दूसरे से कॉमन लीनियन असेंडेंट कहलाते हैं। कैसे, लीनियन मतलब नज़दीकी, और असेंडेंट मतलब अपवर्ड्स, ध्यान रहेगा, तभी कहलाते हैं जब वो इंक्लूड, पहली बात कि मदर की साइड से 3rd डिग्री तक और फादर की साइड से 5th डिग्री, और वो दोनों कब एक दूसरे के सपिंदा कहलाएंगे, जब उनका कॉमन नज़दीकी असेंडेंट होना चाहिए, मतलब अपवर्ड्स। मान लीजिए आप हैं, है ना, और आपके पापा के जो पिताजी हैं, है ना, और आपके चाचा के जो पिताजी हैं वो क्या हुए, है ना, और चाचा का जो बेटा है और आप हो, वो क्या हो, एक दूसरे के कॉमन लीनियन असेंडेंट, है ना, समझे। और असेंडेंट कौन हुए, आपके जो अपवर्ड्स में आपके दादाजी हुए ना आप लोग के कॉमन। उसके बाद आपको जानना है नेक्स्ट पार्ट जो वो है डिग्रीज़ ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको हिंदी में भी लिखा है कि आप ना हिंदी में ईजिली समझ लोगे। डिग्रीज़ ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जो है, कहते हैं कि 2 पर्सन जो हैं वो कब कहलाएंगे कि एक दूसरे के प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में, जब एक नज़दीकी पर्सन जो बड़ा होगा रिश्ता दूसरे से, ठीक है, या फिर वो क्या होगा, नज़दीकी बड़ा या छोटा
क्या होगा, वाइफ या हस्बैंड होगा जो रिश्तेदार उसके, या फिर भाभी हो गई, आपकी माँ हो गई, मामा हो गए, दादी हो गई, दादी के भाई हो गए या हस्बैंड हो गए, भाई बहन का हो गया, चाचा भतीजी हो गए, ठीक है, मामा भांजी हो गए, बुआ नेफ्यू हो गए, मौसी नेफ्यू हो गए, बच्चे हो गए इन लोग के, तो वो क्या हुए, भाई बहन हुए, और भाई के और बहन बहन के भी बच्चे इसमें इंक्लूड होते हैं। तो मतलब आप देखिए मेनली ब्लड रिलेशन और उनके बच्चों का मेनली इसमें इंक्लूड हो रहा है। जैसे आप जानते हैं मुस्लिम लॉ में प्रोहिबिटेड क्या होता है, प्रोहिबिट होता है कंसैंग्युनिटी मतलब बाय ब्लड रिलेशन। दूसरा क्या होता है, एक होता है एफिनिटी, है ना, एफिनिटी मतलब नियर बाय जो रिश्तेदार होते हैं, और एक क्या होता है तीसरा होता है फॉस्ट्रेज। ध्यान रखिएगा ये लिंकिंग स्टडी आनी चाहिए, मैंने यहाँ लिखा इसलिए है ये चीज़ कि आप लिखें। फॉस्ट्रेज मतलब जो बाय मिल्क एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मिल्क अप टू 2 ईयर्स फीड करवाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका है यहाँ पर कह रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन FNG है, मतलब जो सपिंदा रिलेशनशिप का आया है ना, या फिर जो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड उसमें कौन इंक्लूड होता है, 3 क्लॉज C एंड D, ठीक है, कौन C एंड D, 3 क्लॉज C एंड D रिलेशन, ठीक है। यहाँ C लिखा है लेकिन एक बात मुझे लग रहा है यहाँ पर मिसप्रिंट है, आई थिंक सो सही है ये, इसमें हाफ ब्लड फुल ब्लड वाला आएगा और डी में क्या आ जाएगा, यूट्रिन ब्लड आ जाएगा। इसमें जो इंक्लूड होता है उसमें बात हो रही है, इसमें इलेजिटिमेट और लेजिटिमेट रिलेशंस भी और अडॉप्शन भी, मतलब पूरे तरीके से सारे ही ऐड हो जाते हैं। उसके बाद जो सेक्शन 4 है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट की बात करता है कि जो भी इस एक्ट को ओवरराइड करेगा, पहले में सीज कर दिया गया है और दूसरे में जो इनकंसिस्टेंट होगा उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, है ना। उसके बाद आपको ये मेनली सेक्शन हेडिंग से ध्यान रहना चाहिए ओवरराइडिंग का, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको आपको डिटेल में करना ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि जो चैप्टर 2 आता है वो सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 8 तक रहता है, हिंदू मैरिज। क्या रहता है, हिंदू मैरिज। तो जब आप सेक्शन 5 पढ़ते हैं तो कंडीशंस ऑफ वैलिड मैरिज, सेक्शन 6 तो रिपील हो गया। उसके बाद क्या है, सेक्शन 7 सेरेमनीज होता है, 8 क्या होता है, रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि सेक्रेमेंट मतलब क्या होता है, रिलीजियस सेरेमनी जो होती हैं, ठीक है, रिचुअल सारे वही चीज़ होती हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जो आप समझ ही रहे हैं, आगे मैं बताती हूँ। देखिए रघुनंदन जी ने क्या कहा था कि मैरिज क्या है, एक एक्सेप्टेंस है बाय द ब्राइड ग्रूम ऑफ अ गर्ल, मतलब जो दूल्हा है वो लड़की को क्या वाइफ मानता है, और जो लड़की किसके द्वारा दी जाती है, अपने गार्जियन के द्वारा, ठीक है। टिकट मनमोहित वाले केस में कहा गया है कि ये यूनियन है, किसका, एक साथ होना किसका है, यूनियन, फ्लैश विद फ्लैश और बोन विद बोन, तभी ये 7 जन्म तक कहते हैं कि रहेंगे साथ में। उसके बाद क्या है, कहा जाता है, एक और बात कही जाती है, ये आप पढ़ते रहिएगा, मैं आपको इम्पोर्टेंट, कि मैन जब तक शादी नहीं हो जाती ना तो वो क्या रहता है, कंप्लीट तभी होता है जब शादी, उसके बिना वो इनकम्प्लीट रहता है। और जो दुल्हन होती है जैसे ही 7वां फेरा लेती है, 7वां, तो उसका क्या है, गोत्र क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या होता है, गोत्र चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सिंपल सी बात है, जो लड़की के पिता होते हैं वो कन्यादान करते हैं, चाहते हैं उसी से उनको स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है, स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलता है। उसके बाद ये क्या होता है, क्या कह रहे हैं, लेटर पहले तो ये सब सेक्रामेंट है, सब सेक्रामेंट ही था, लेकिन लेटर क्या हुआ, ये सब करप्शन प्रैक्टिसेस में बदल गया, ठीक है। डाउरी का फॉर्म, मतलब लोग जितना गिफ्ट अगर अपनी बेटी को दे रहे हैं तो उस सब का डाउरी का फॉर्म, लड़की को एकदम क्या समझ लिया, घास फूस खाने वाला गाय, मारते रहो, इसे बेचते रहो, कुछ भी, हरेसमेंट। इसीलिए क्या हुआ, हिंदू मैरिज एक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ गई, तब जाके ये किस में कन्वर्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में। अब कैसे कॉन्ट्रैक्ट में कवर हुआ, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, डिटेल डिस्कशन तो आगे वाले सेक्शंस में करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, आप जान ही रहे हैं, 5th और 7th जो है, 5th और 7th मेनली किसका है, सेक्रामेंट का पॉइंट है, सेक्शन, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट का। लेकिन उससे आगे के जो पॉइंट्स हैं, 8th है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है ना, करवा रहे हैं।
क्यों करवा रहे हैं? ताकि ये हो कि बाद में छोड़ ना दे, ऐसे ना कर दे। उसके बाद देखिए यहाँ पर डाइवोर्स का भी प्रोविज़न दिया हुआ है कि अगर साथ में नहीं रह पा रहे हैं तो साथ डाइवोर्स कर लेंगे। वैसे ही इनमें आरसीआर का भी प्रोविज़न दिया है, इसमें जुडिशियल सेपरेशन का, लेकिन वो भी दिया है उसके पहले 9 और 10 में दिया है। विडो क्या कर सकती है? रीमैरिज कर सकती है, ठीक है, ये भी तो उसके पास है ऑप्शन, पूरा डाइवोर्स हो जाए। इंटरकास्ट मैरिज भी इसमें हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर कस्टम एंड यूसेज अलाउ करते हैं, आपके रीति रिवाज अलाउ करते हैं, तो सेक्शन 29 के अंदर आप सेव हो जाते हैं। इसीलिए वो क्या है? सेविंग क्लॉज है, वो बार नहीं करता, क्योंकि कस्टम एंड यूसेज ऑलवेज प्रिवेल्स। मोनोगैमी मतलब क्या हुआ? सिर्फ एक मैरिज होगी, सिर्फ एक मैरिज होगी, और इसका मैं पूरा लिंक आपको फर्दर बताऊंगी। मैट्रिमोनियल रिलीफ्स मिलने गए लगे। देखिए अब कैसे मैट्रिमोनियल रिलीफ्स मिल रहे हैं। सेक्शन 9 के अंदर आरसीआर, 10 जुडिशियल सेपरेशन, वॉइडेबल मैरिज, सब कुछ। उसके बाद लेजिटिमेसी, ये कह रहे हैं अगर ब्राइड ग्रूम जो भी बन रहे हैं, है ना, उनकी गलती की वजह से बच्चों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बच्चा इनोसेंट है, वो डिफ़ॉल्ट प्लेस पे नहीं है। अब मेंटेनेंस की बात हो रही है तो 24 में मेंटेनेंस की बात होती ही है पेंडेंसी में, लेकिन 25 में एलिमनी की भी बात कर दी गई है। डिस्क्रिशनरी पावर क्या कह रहे हैं कि सेक्शन 26 में कस्टडी ऑफ चाइल्ड की भी बात होती है। प्रोहिबिटेड डिग्रीज लगाया ही है, और गंधर्व विवाह जैसे अबॉलिश कर दिया, बहुत सारे विवाह ऐसे अबॉलिश कर दिए। इसको हम फर्दर में डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम एक एक सेक्शन कवर करते जाएंगे, आपको ऐसे ही पता चलेगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि टोटली जो है, ध्यान रखना है कि टोटली जो है हिंदू मैरिज ना ही सेक्रेमेंट है ना ही कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। वो सेक्रेमेंट है कहाँ कहाँ? जो एक्ट के थ्रू बना है, 5th और 7th में आपको दिख रहा है सेक्शन 5 और सेक्शन 7 में। मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूँगी सेक्शन 5 और 7, बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। हम गुरुद्वारा की सेरेमनी, सबकी सेरेमनी डिस्कस करेंगे, जितनी मेन सेरेमनीज है ना, ये सेक्रेमेंट ही है। हर चीज़ रिलीजियस वे में ही, मेनली रिलीजियस वे में ही चलती है, लेकिन लोग, समाज मजबूर कर देता है कि क्या करे, जो हमारा पार्लियामेंट है वो क्या करे, कानून बनाए। कानून किस लिए बनाए? ताकि समाज में ये सब क्राइम, जो भी चीज़ें ये सिविल रॉन्ग हैं, ये सब ना हो, अत्याचार ना हो, ठीक है। इसी को हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन ये पढ़ना एक साथ टॉपिक ज़रूरी था, इसीलिए मैंने आपको करवाया, ठीक है। आप सब अपना ध्यान रखिए, कोविड का महामारी चल रही है ना। आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस पूरी सीरीज़ बनाऊंगी, और अपना व्यू कमेंट सेक्शन में हमें देते रहिए। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।